मेरे मीडिया के सभी साथियों का कोटि कोटि आभार। प्रातःकाल शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोगों को कष्ट दिया और आपके आने के लिए आपका सादर अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में आदरणीय श्री कृष्ण कपूर जी, आदरणीय भाई त्रिलोक कपूर जी, भाई पवन काजल जी, आदरणीय चंद्रभूषण नाथ जी, राकेश जी, हमारे अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता, उपस्थित साथियों, विगत 9 वर्ष भारत के परिवर्तन का एक कालखंड है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, जो दिशा देश के विकास की उस समय निर्धारित होनी चाहिए थी, वो दिशा निर्धारित नहीं हुई और हम लंबे समय तक उन सब चीजों के अंदर उलझे रहे जिनकी मूल में, जिनकी जड़ में एक पॉलिसी डिफरेंस वो होना चाहिए था। देश आजाद होने के बाद हमने राष्ट्रीय मान बिंदुओं को पीछे रखा। भारत किस आधार के ऊपर आगे बढ़ सकता है, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी आर्थिक स्थिति, हम किस तरह से मजबूत हो सकते हैं, उन बिंदुओं की तरफ ना जाते हुए हमने बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हुए उनके ऊपर काम करना शुरू किया। और एक बार जो 1947 के बाद परिवर्तन आना चाहिए था, देशभक्ति का जज्बा उस समय था, वो ना होने के कारण, परिवर्तन ना होने के कारण हम एक ढर्रे पर चल पड़े। आप बहुत पुराना नहीं जाएंगे, 2014 से पहले 2004 से लेके 14 तक आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार चल रही। और आप मीडिया के लोग साक्षी हैं, 10 साल के अंदर हम कहां पहुंचे। बहुत बड़े अर्थ विशेषज्ञ होने के बावजूद हम दुनिया में आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे दिखाई देते। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे, 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे पब्लिक को मिलते हैं, 85 पैसे बीच में रह जाते। यानी उपभोक्ता, लाभार्थी और सरकार, इसके बीच के अंदर जो गैप था, उस गैप को फिल इन करने के लिए जो मोदी जी ने और पॉलिसी फ्रेमवर्क किया, वो 5 बातों के ऊपर आधारित। विकसित भारत का लक्ष्य। अब वो विकसित भारत का लक्ष्य, इंपॉर्टेंट बात है, भारत विकसित होना चाहिए, परंतु हम सड़कों को बनाने की गति आज पिछले 9 साल के अंदर वो 4 गुना बढ़ी है। रेलवे विस्तार की गति 4 गुना बढ़ी है। सड़कों की क्वालिटी इंप्रूवमेंट 100 टाइम्स बढ़ी है। 74 एयरपोर्ट जो 65 साल में बने, 9 साल में नए 74 एयरपोर्ट बने हैं। एंड्रॉयड फोन आज दुनिया की आवश्यकता है।
100% एंड्रॉयड हम 2014 से पहले इंपोर्ट करते थे। आज हम दुनिया के 22 देशों को एक्सपोर्ट करने वाले देश के रूप में और दुनिया के दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर बने हैं। 1948 में पहला हमला मेरे देश पर हुआ, 1962 में दूसरा हमला हुआ, 1965 में तीसरा हमला हुआ, 1971 में चौथा हमला हुआ। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर रहे और 9 साल के अंदर हम दुनिया में और डिफेंस आर्टिकल्स के एक्सपोर्ट के बहुत बड़े पैरोकार बन के खड़े हो गए। स्टार्टअप इंडिया युवाओं को केवल और केवल हमने एक ही दिशा दी, कोई बड़ा आदमी फैक्ट्री लगाएगा, आप उसमें काम कर लो। पर क्या हम अपना स्टार्टअप बना सकते हैं? और आज 9 साल के प्रयास के बाद जो स्टार्टअप खड़े हुए उसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले स्टार्टअप की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। यानी वो और नेशनल मार्केट के हीरो हो गए हैं जो 20, 25, 30 साल की उम्र के इंजीनियर्स, एमबीएस हैं। ये पहला बिंदु मैंने आपके सामने रखा जो मोदी जी ने निर्धारित किया कि विकसित भारत का लक्ष्य, आधारभूत ढांचा। अब हो सकता है हिमाचल के लिए हम कीरतपुर से जब चलते कुल्लू मनाली के लिए 8 घंटे 9 घंटे ट्रकों का जाम, मैं अभी चला गया तो वहां बोर्ड लगा हुआ था कीरतपुर 38 किलोमीटर बिलासपुर से। मैंने गाड़ी पीछे की, देखा कि 38 ही है क्या, और फटाफट गाड़ी उस टनल के अंदर डाली और मैं 30 मिनट के अंदर बिलासपुर से कीरतपुर पहुंच गया। दिस इज द स्पीड विद विच मोदी इज मूविंग द कंट्री। दूसरा, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़े। 1947-48 के अंदर हमको गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल जाना चाहिए था, परंतु हम नहीं निकले। और इस 9 साल के अंदर मेरे देश का अपना कुछ है, उसको मैं बढ़ा करके देश की आर्थिकी मजबूत कर सकता हूं। वोकल फॉर लोकल मेरा व्यक्ति पैदा कर रहा है, उसकी खरीदारी होनी चाहिए। जब 3 साल पहले मोदी जी ने दुनिया के सामने श्री अन्न की बात रखी थी तो उसको दुनिया ने कोई हाथों हाथ दे दिया, ऐसा नहीं। अब वो मोटा अनाज सारी दुनिया की आवश्यकता बन गया है और भारत उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनते हुए किसान के लिए एक बहुत बड़े आधार के रूप में खड़ा होगा। ये मेरे पास क्या है, मेरे देश के पास क्या है, उसको मैं दुनिया के अंदर लेकर के जाऊंगा। मोदी जी योग को दुनिया के अंदर लेकर के गए और आज हम छाती ठोक के फक्र के साथ कह सकते हैं आज 9 जून है और 21 जून को मोदी जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका में योग करेंगे और हजारों लोग उनके साथ वहां योग में भाग लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी गए। स्वामी विवेकानंद जी जब गए थे तो उनको बड़ी मुश्किल से 3 मिनट 5 मिनट मिले। उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा के आधार के ऊपर अपना एक स्थान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनाए, पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में
और योग को विश्व भर में मान्यता दिलाने के बाद आज अमेरिका में योग करेंगे और मोदी जी और वहां का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि आई एम गेटिंग सो मेनी एप्लीकेशन दैट आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू अकोमोडेट ऑल। ये और जो बाइडेन कहते हैं उस दिशा के अंदर बहुत सारे विषय हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा जो कुछ है उसको जीवित करते हुए उसके आधार के ऊपर हम अपनी आर्थिकी खड़ी करेंगे और अपने व्यक्ति को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हमें हमारी विरासत के ऊपर गर्व है। होना क्यों नहीं चाहिए? श्री राम हमारे आराध्य देव हैं। घट घट में राम, पैदा होते राम, शमशान में राम। और ये सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं है। भारतीय मान्यताएं, भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, उसका द्योतक श्री राम मंदिर निर्माण, 450 साल का संघर्ष, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। आज श्री राम का मंदिर बन, आज गुरु नानक देव जी के स्थान का और जो कॉरिडोर, उसका भव्य कॉरिडोर का निर्माण, बलिदान की परंपरा। क्या गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा कोई बलिदानी हो सकता है? और उनके गुरु साहिबान के बच्चों के, और उसको बाल दिवस के रूप में उस बलिदान दिवस को मनाना। हमारी जो विरासत, उसको हम कहां करें? वो चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो, एक बार ट्वीट देखने से पता लगता है कि कहां राष्ट्रभक्ति, कहां देशभक्ति हमारे सामने है। उस समय और गुलामी के कालखंड के अंदर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना, ये हमारे लिए प्रेरणा के माननीय। चौथा, एकता और अखंडता। नारे लगे, बहुत लगे, भारत एक रहना चाहिए, परंतु एक देश के अंदर दो झंडे, एक देश के अंदर दो संविधान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, दो झंडे, दो संविधान के लिए, नहीं हटा। और आज धारा 370 हटा करके जिस भारत के हिस्से में तिरंगा फहराने पर गोलियां चलती थी, पत्थरबाजी होती थी, आज वहां लाखों लाखों तिरंगे फहरते हैं। ये राष्ट्र की एकात्मता का, एक रूपता का, अखंडता का, एकजुटता का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमने नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, 7 सिस्टर्स, उनको ऐसा और अलग थलग करके रखा था 2014 से पहले। पिछले 9 साल के अंदर उसको भारत की मुख्य धारा में मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी के जितने प्रवास असम, नागालैंड क्षेत्र के हुए हैं, इतने प्रवास कहीं के नहीं। आज वो भारत की मुख्य धारा के अंदर दिखाई देता है। और स्पष्ट शब्दों में मोदी जी ने कहा कि विकास की अगली गाथा भारत के पूर्वांचल से निकल करके आई। माओवाद नेपाल से लेकर के और हैदराबाद तक, आज उसकी समाप्ति इस कदर हो गई कि थोड़ा सा हिस्सा सरगुजा का और बस्तर का, उसको छोड़ करके हम जो एकता अखंडता का विषय मैंने आपके सामने रखा, उसको आगे बढ़ाने में कामयाब। और 5वां विषय, नागरिकों की भागीदारी। अब वो भागीदारी का विषय है, उसके ऊपर मुझे ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है, परंतु ये सरकार, डिलीवरी की सरकार, जिसने करके दिखाया, ये महत्वपूर्ण।
क्या किसी ने कल्पना की थी कि और 220 करोड़ लोगों को इंडिजिनस वैक्सीन 3 बार लग जाए? क्या किसी ने सोचा था कि 8 महीने के अंदर 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दुनिया के 100 देशों को दे दी जाए? 3 करोड़ अर्बन एरिया के अंदर घरों को उपलब्ध करा देना और 3.5 करोड़ पक्के मकान बना के ग्रामीण क्षेत्र में इसी पीरियड के अंदर दे दे। मैं बहुत सारी बातें आप जानते हैं और 1 तारीख को भी कुछ विषय आपके सामने, और जिस दिन ये लॉन्चिंग हुई थी उस दिन माननीय जयराम ठाकुर जी ने और डॉक्टर अनिल जैन जी ने आपके सामने रखे। पर मैं अगर जे इसी विषय को और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य के अंदर जोड़ तो मैं कल आपके इलाके में और नूरपुर से चला, जबरदस्त 4 लेन हाईवे बन रहा है। कहा यहां से लेकर के मंडी तक 4 लेन हाईवे, जिस दिन ये बन के तैयार होगा तो शायद ये कीरतपुर मनाली से बेटर हाईवे दिखाई, कांगड़ा से जो शिमला का हाईवे, ये 4 लेन हाईवेज। मैं अभी बिलासपुर गया था तो रेलवे का काम जोरों से चला हुआ। वो रेलवेज जो इंग्लिश पीरियड के बाद अब आए, ऊना के अंदर, और वंदे भारत का आना, और देश की दूसरी वंदे भारत अगर आई तो वो ऊना में आई। 4.5 घंटे के अंदर वर्ल्ड क्वालिटी सफर हमको ऊना से दिल्ली का मिलता है। छोटा सा हिमाचल, और छोटे से हिमाचल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देना, ये केवल और केवल मोदी सरकार, जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, इन लोगों की देन। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, PGI का सैटेलाइट हॉस्पिटल, ये ऐसी चीजें हैं जो हिमाचल को एक नया, मैंने जो नेशनल हुकअप के ऊपर मोदी जी का और 9 साल का कैलेंडर देखा, उसके अंदर अटल टनल रोहतांग वो टॉप पर फिगर कर रहे हैं। आज 5000 गाड़ियां एक बार में लाहौल के अंदर प्रवेश करती हैं, और कितना बड़ा टूरिस्ट का रोजगार हिमाचल प्रदेश को आते जाते समय मिलता है। यानी भारत को योजना पूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़े। G20 की अध्यक्षता करना, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। 20, 30, 40 साल के अंदर, 50 साल में नहीं हुई। और उसकी अध्यक्षता को अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत के लिए कैश करना, भारत को दुनिया के अंदर शोकेस करना, ये किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। इसके कारण आज अगर जे एक इतना भयावह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री दोनों देशों को कहते हैं कि मेरे यहाँ के लोग वहां से निकल लें, इसलिए आप दोनों लोग युद्ध बंदी कर दो। दुनिया के पिछले 60, 70, 100 साल के इतिहास के अंदर यह पहला अवसर होगा कि दोनों देशों ने युद्ध बंदी की और हमारे 23-24 हजार बच्चे वहां से तिरंगा लेकर के भारत के लिए सुरक्षित पहुंचते हैं। ये 2,97,00,000 भारतीय कोविड के समय में दुनिया के देशों से भारत में लेकर के आना, ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान। इसीलिए
और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोदी जी को कहते हैं मोदी जी बॉस। सिडनी का सीन वो देखने वाले। साथियों, इस 9 साल के महाजनसंपर्क अभियान में हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन है। 12 तारीख प्रातः 9 बजे पठानकोट से उनका प्रस्थान नूरपुर के लिए। नूरपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का लोकार्पण, तत्पश्चात नूरपुर जसूर में एक रैली को संबोधन, तत्पश्चात माता कांगड़ा का और माता ज्वाला जी का आशीर्वाद लेते हुए हमीरपुर के लिए प्रस्थान। हमीरपुर में कोर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के साथ विस्तृत चर्चा, तत्पश्चात बिलासपुर होते हुए कुल्लू प्रस्थान और कुल्लू में एक रैली का संबोधन। ये महासंपर्क अभियान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल का प्रवास, उस दिशा में भाजपा कार्यकर्ता जुटा हुआ है। तो मैंने चंद बातें आपके साथ साझा की हैं और इसके लिए आपने मुझे समय दिया, उसका आभार। बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से सुझाव। सर, सेंट्रल विजिटर का उद्घाटन में विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया था, तो कैसे? प्रतिपक्ष राष्ट्रहित और पार्टी हित, इसके अंदर अंतर आज तक नहीं कर रहा। वो राष्ट्रहित के मुद्दों में राजनीति ढूंढते। नई संसद का निर्माण हुआ, मैंने कहा कि गुलामी के जो मान बिंदु है उनको समाप्त कर, इंग्लिश पीरियड का बना हुआ संसद भवन, उसके अंदर आजाद भारत की संसद चलती रहेगी। आजाद भारत की संसद एक नए और लुक के अंदर नए संसद भवन में चलनी चाहिए, राष्ट्र का विषय है। परंतु उनको लगता है कि कहीं से 10, 5, 15 पार्टियां इकट्ठी होकर के और हम अपनी राजनीति का रास्ता निकाल ले, तो ये उचित नहीं। दे आर बीइंग कॉर्डली इनवाइटेड। और एक और बात, माननीय कपूर साहब इसके जानकर, आप सांसद, सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। हिमाचल के सदन का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। वो सदन का नेता है, वो नेता कोई रूलिंग पार्टी का नेता नहीं होता है, प्रतिपक्ष का यानी पूरे सदन का नेता। और सदन का नेता उद्घाटन कर रहा है, उसके अंदर इतराज करना, तो ये सर्वथा मुझे बैंक्रप्सी, मेंटल बैंक्रप्सी नजर आती है। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में आपने एक चिट्ठी जारी करी थी जिसमें हर्षमाया जी को कोर कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रभक्ति और दूसरी चीजें तो आपने कही, तो पार्टी की जो भक्ति होती है उसमें सुरेश चंदेल भी तो शामिल थे, उनका नाम क्यों नहीं है उस लिस्ट में? भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर अनेक लोगों को दायित्व देती है और ये दायित्व देने की प्रक्रिया लगातार चलती है। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी कार्यकर्ता हैं जो मेरे से ज्यादा गुणवत्ता रखते हैं पर प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, पर पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ये क्रम चलता रहता है, कोई आज का नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी चिट्ठी में जिक्र था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेशानुसार जो भी हमारे यहाँ होता है उसके अंदर हमें और चर्चा वार्ता करके निर्णय कर, क्योंकि भाजपा के भीतर इसमें बवाल उठा हुआ है इस नियुक्ति को लेकर। आपको लगता है? आपको लगता है जी, आपको लगता है जी, तो आपको लगता है सर? बिंदल की नई टीम कब आएगी?
अभी जून के महीने में 30 जून तक हमारा एक महाअभियान चल रहा है। तत्पश्चात हम वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन करते हुए इस दिशा में आए। सर कोर ग्रुप की मीटिंग में जो बिल्कुल में हुई है जी, इसमें 2024 के जो प्रत्याशी का चयन होना है, इसमें कोई चर्चा होगी क्या? कोर ग्रुप की बैठक का क्या एजेंडा होगा ये सार्वजनिक करने की स्थिति नहीं रहती है, पहली बात। और 2024 के उम्मीदवारों का फैसला हिमाचल प्रदेश की कोर ग्रुप में कभी नहीं आया। सर अभी इसमें काम चल रहा है प्रत्याशियों के नामों को लेकर। अभी हम अभियान में लगे। सर एक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी बयान दिया कुछ दिन पहले कि हिमाचल भाजपा के नेता दिल्ली में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्स्पिरेसी करके हिमाचल के विकास में अड़ंगा ला रहे। अगर ये बात सही नहीं है तो क्या आप सेंटर से अनुरोध करेंगे कि जो ग्रांट्स और लोन की लिमिट्स कम की गई हैं उनको बढ़ाया जाएगा? आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज आप ही ने छापा है आज के मीडिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वितीय चरण तृतीय चरण जो बंद हो चुका, उसको मोदी जी की सरकार ने हिमाचल के लिए एक्सटेंशन दी और एक्सटेंशन देकर के 600 करोड़ रुपया, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, मैं चलते चलते देखा, और उससे 600 करोड़ रुपए का बेनिफिट हिमाचल प्रदेश को हो रहा। आज जितने प्रकल्प हिमाचल में चल रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपया 4 लेन के काम, 1500 करोड़ रुपया रोपवे के काम, जिनकी ये घोषणाएं कर रहे हैं, जिनके शिलान्यास कर रहे हैं, 2600 करोड़ रुपया, जिसमें 1400 करोड़ पहले था, 600 ये है, कुछ और है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, सीआरएफ इत्यादि इत्यादि के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम। आज पेयजल योजनाओं के जितने काम चले वो सारे के सारे अपनी जो केंद्र की योजना है, हर घर नल, क्या है वो, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के माध्यम से। इसलिए मैं इसमें विपरीत बात कहना चाहता कि सरकार कांग्रेस की बनी है, जनता के प्रति जवाबदेह कांग्रेस की और वर्तमान प्रदेश सरकार की है। सड़कें ठीक रहनी चाहिए, बिजली पानी आना चाहिए, गारंटियां पूरी होनी चाहिए, ये जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और ठीकरा केंद्र के ऊपर बोलना चाहते हैं। और जबकि हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, माननीय मंत्रीजियों को गणों को मिलते हैं और मिलना भी चाहिए, और वहां से जबरदस्त रिस्पांस मिलता है, वहां से यहां आकर के फिर कुछ बोलते हैं। ये अपनी जिम्मेवारी उसको ओन करें और अपनी जिम्मेवारी से ना भागे। 22.5 लाख बहनें 1500 रुपए महीने का इंतजार कर रही हैं, वो ब्याज समेत लेंगी, ये हम इनको बता रहे हैं। सर सवाल ये है कि मौजूदा कांग्रेस की जो सुक्खू सरकार है, उसके 6 महीनों के कार्यकाल को बीजेपी कैसे देखती है? दूसरा ये कि जो सीपीएस की और सीपीएस की नियुक्ति हुई है, डिप्टी सीएम की नियुक्ति हुई है, उसको लेकर भाजपा का क्या स्टैंड है? और ये लोकतंत्र में किसी सरकार ने क्या काम किया उसका आंकलन तो जनता करे। हम तो प्रतिपक्ष में हैं, इसलिए हम उसको बहुत बड़ी बधाई तो देने वाले नहीं, पर हां, हिमाचल प्रदेश की दीवारें रंगी हुई, हिमाचल प्रदेश के मोबाइल्स के अंदर वीडियोस कैद हैं। पहली कैबिनेट में
1 लाख बेरोजगारों को रोजगार और नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट में 18 साल से 60 साल की हर बहन को 1500 रुपया देंगे। पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पहली कैबिनेट में 100 रुपया किलो दूध खरीदेंगे। ये पहली कैबिनेट ना हो गई, कुछ भी बोला, आज उससे पीछे भाग रहे हैं। हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। अब वो चरण कब आएंगे ये पता नहीं है। वो 2024 तक तो इसी तरह डोल ड्रम में रहेंगे, क्योंकि 24 निकालना है। तो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। सीपीएस वाली सीपीएस कोई भी गैर संवैधानिक पोस्टिंग करना उचित नहीं है। और एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जों का बोझ है, ऊपर से आप गैर संवैधानिक तरीके से पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कानून उस दिशा में अपना काम करेगा, जैसा मुझे जानकारी है। थोड़ी सी सर, सरकार के बनते ही महज 2 महीने के हो अंतराल गया में भाई जी, सर, ये थैंक यू, मुझे लगता है हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ नाश्ता करेंगे और जो हमारे